हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आर्टिकल 21 के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे पोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहता है, जो कि हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लाइफ जीने के लिए उसके उसके कौन से राइट है फंडामेंटल, उसकी क्या लिबर्टी है, वो सारे इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो आर्टिकल 21 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं हम इंट्रोडक्टरी में। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, उसमें टू इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो ये प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए जो कि हमारे पर्सनल राइट को डिप्राइव कर सकते हैं, को ओनली कुछ कंडीशन है, कुछ एक्सेप्शन है। उसी टाइम हमारा आर्टिकल 21 को ये ब्रीच कर सकते हैं या डिप्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी हमारे पर्सनल राइट या लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को ये डिप्राइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए मनेका गांधी जो केस था 1978 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कंडीशन 2 थी कि द फर्स्ट देयर मस्ट बी लॉ एंड देयर मस्ट बी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय दैट लॉ। तो लॉ की प्रोसीजर ये जो हमारे लॉ में बताई गई है वैसी होनी चाहिए, और वो प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए, जिसमें किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे फेयर होनी चाहिए, इसमें कुछ भी अफरा तफर नहीं होनी चाहिए, नीच ऊंच नहीं होनी चाहिए। जो कि हमारा लॉ बताता है कि जो भी हमारा राइट है या लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो आर्टिकल 21 ये इंडियन सिटीजन को भी अवेलेबल है, और अदर सिटीजन या फॉरेनर है उनके लिए भी, जो कि हमारे इंडिया में आए ही रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, इसके बारे में भी मनेका गांधी केस में बहुत सारे डिस्कशन की गई है, जिसमें राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, डिग्निटी है, और इन्वायरमेंटल है। बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और पर्सनल लिबर्टी में हमारे हमारे लिबर्टी कौन सी होनी चाहिए, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कस किया है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस आर्टिकल का। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट टेक एनी वॉलंटरी एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन। तो गवर्नमेंट पर्सनल लिबर्टी जो सिटीजन को दी गई है, उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसे एक्शन नहीं ले सकता। सेकंड जो है वो, दिस आर्टिकल इज दैट द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो जो सिटीजन है उसके लिबर्टी में स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए। तो इसमें कुछ केस लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इसमें पर्सनल लिबर्टी की मीनिंग को बताया गया है, उसे डिस्कस कर दिए गए हैं। In the above case, the meaning of the word personal liberty came of the consideration before the Supreme Court for the first time. इसमें 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे। फर्स्ट जो है, आर्टिकल 21 लेज डाउन एनी प्रोसीजर बाय लेजिस्लेशन और वेदर द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड रिजनेबल। तो ये प्रोसीजर बाय लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और प्रोसीजर वो है वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए। इसके बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कस कर दिया गया था। इस केस में जो पिटिशनर A.K. गोपालन थे, वो कम्युनिस्ट लीडर थे, और उन्हें डिटेन कर दिया गया था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत। द पिटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ हिज डिटेंशन अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज वायलेट ऑफ हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इसमें जो A.K. गोपाला ने उनका जो राइट टू फ्रीडम दिया है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो उनके लिए उन्हें डिटेन कर दिया गया था। उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D, विच इज़ द वेरी essence of the personal liberty guaranteed by Article 21 of the Constitution. It was argued on behalf of A.K. Gopalan that। तो इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D, जो कि फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उनके राइट का, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। जिसमें A.K. गोपालन केस में जो इम्पोर्टेंट 3 कंसेप्ट थे उसे डिस्कस किया था। जिसमें द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 21 इंक्लूड नॉट ओनली इनेक्टेड लॉ बट ऑल्सो इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये वर्ड जो है लॉ, इसको इंक्लूड कर दिया गया था। द लॉ डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी रिजनेबल। तो ये जो हमारे डिप्राइव करने वाली जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो डिप्राइव की जाती है बाय लॉ,
तो ये रीजनेबल होनी चाहिए, कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए जो कि हमारे लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सके। और द प्रोसीजर मस्ट बी रीजनेबल, तो ये जो प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, उसका कुछ इंपॉर्टेंट कॉज होना चाहिए या रीज़न होना चाहिए। इसके बारे में ए के गोपालन केस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो इसमें बहुत सी कमियां थी जिसे एक्सप्लेन कर दिया गया था मनेका गांधी केस में। तो इसमें दूसरी एक केस लॉ देखते हैं हम, सतवत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली 1967 का केस है। इन द अबव केस द पिटिशनर हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैड टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर बिजनेस पर्पज, द गवर्नमेंट ऑर्डर हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। तो वो बिजनेस के लिए जो फॉरेन कंट्री को जा रहा था वो सिटीजन, तो उसका पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट अथॉरिटी सीज कर देती है। ही चैलेंज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 के तहत वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो अथॉरिटी के खिलाफ केस कर देता है। हिज कंटेंशन वॉज दैट राइट live in or travel abroad and turn of India was part of his personal liberty, which could be restriction only by authority of law. The government cannot deny him a passport in exercise of its executive power. तो इसमें पासपोर्ट जो सीज कर दिया था उसके आगे इसमें केस करता है, बाद में वो कहता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। जो पासपोर्ट सीज किया है वो एग्जीक्यूटिव पावर है उनको, लेकिन वो हम मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। तो उसमें और एक कंसेप्ट को डिस्कस किया था जो कि द कंटेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वाज दैट द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी एंड दैट अ पासपोर्ट वाज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट टू विच वन अ लीगल मच लेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसमें जो उसे डॉक पासपोर्ट था उसका जो वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था ऐसा डिक्लेयर कर दिया, और जो पर्सनल लिबर्टी में ये नहीं आता इस ऐसा बताया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर एंड हिल दैट द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वाज पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 में ही पर्सनल लिबर्टी है, उसको राइट है ट्रैवल का, इसके बारे में बताया गया था। एंड देयरफॉर नो पर्सन कुड बी डिप्राइव ऑफ हिज राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक्सेप्ट। तो इसमें कहा गया था कि वो पर्सनल का राइट है जिसको डिप्राइव नहीं कर सकते राइट टू ट्रैवल का। तो उसमें the procedure established by law. In fact, there was no such law on which the government could justify its action. तो इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है जो कि आर्टिकल 21 का एक हर्ट है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस इस आर्टिकल 21 में आए थे, वो है केस जो लैंडमार्क है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एयर 1978 का। तो इसमें इस केस में भी वही पासपोर्ट का ही है। तो इन द केस ऑफ मनेका गांधी वॉज जर्नलिस्ट एंड देयरफॉर डिसाइड टू गो अब्रॉड। तो ये जर्नलिस्ट थे मनेका गांधी और ये अदर कंट्री को जा रहे थे। हिज पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड बाय द पासपोर्ट एक्ट 1967 passport of the authority under section 10 subclause 3C on the ground of general interest of public। तो ये जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उस अंडर सेक्शन उस एक्ट में पासपोर्ट एक्ट में 10 सेक्शन 10 सब क्लॉज 3C में सी के ग्राउंड के बेस पे उसका पासपोर्ट सीज किया था विदाउट उसे शो कॉज नोटिस देने से पहले, उन्हें किसी ही अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। being heard. She challenged the act on the ground that the violation of Article 19, 21 एंड 14। तो उन्होंने केस किया था कि मेरे आर्टिकल 19, 21 और आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। हर आर्गूमेंट वाज दैट द लॉ एंड प्रोसीजर डिप्राइंग पर्सनल लिबर्टी, तो इसके पर्सनल लिबर्टी को ब्रीच किया था। मस्ट बी रीजनेबल एंड restriction are to be imposed, then it must also be reasonable. The Passport Act 1947 does not include procedure of giving show cause notice and hence the procedure is not just fair and reasonable। तो जो पासपोर्ट एक्ट था 1947 में उसमें ऐसे कुछ कंडीशन नहीं थी कि वो नोटिस दे ही शो कॉज नोटिस देने की, तो इसमें इंक्लूड नहीं था। तो द प्रोसीजर इज नॉट जस्ट फेयर एंड रिजनेबल, तो ये प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रिजनेबल नहीं हुई थी। उसमें जजमेंट दिया था फाइनली द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज एक्सेप्टेड। द पिटिशनर के जो कहा था उन्होंने, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था।
उन्होंने फर्स्ट जो कहा था कि लॉ डिप्राइव लाइफ एंड पर्सनल मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रिजनेबल। तो जब भी हमारे राइट पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल राइट जो है उनको वायलेशन होता है तो उसके उसे मस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न देना पड़ता है, और जो प्रोसीजर होनी चाहिए वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो था प्रोसीजर टेकिंग अवे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रिजनेबल। तो प्रोसीजर जो भी होनी चाहिए थी वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए। थर्ड जो कहा था कि द लॉ एंड प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी। इसमें आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन विदाउट आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए, ये आर्बिट्ररी होनी चाहिए। तो ये जो हुआ था ये आर्बिट्रेरी नहीं हुआ था। तो ये इस केस में इम्पोर्टेंट बताया गया था। इस केस से बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सनल राइट और लिबर्टी को डिस्कस किया था। उनमें कुछ है जो कि स्पीडी ट्रायल। No procedure can be just fair and reasonable unless that procedure ensures speedy trial of criminal offense. Speedy trial is an integral and essential part of the fundamental right to life and liberty under Article 21. Under Article 21 में जो speedy trial है जो कि fundamental right है accused का पर्सन का, जो कि उसका ट्रायल जो है स्पीडीली होना चाहिए, नहीं कि सालों साल लगने चाहिए। तो इसे स्पीडी ट्रायल को इंक्लूड कर दिया गया था। ये इम्पैक्ट था मनेका गांधी केस का, जो कि क्रिमिनल जस्टिस में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। तो ये पर्सनल राइट है कि उसका केस जो है स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। सेकंड था बेल। दोज प्रिजनर्स हु कुड नॉट गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी और surety because of the bail procedure and many under trial being poor and unable to provide financial security could directed to change legal provisions of the bail। तो जो आरोपी थे वो अगर पुअर है तो फाइनेंशियल कैपेसिटी उनकी नहीं है, श्योरिटी देने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन देख के वो डायरेक्शन दिए थे कि उसमें लीगल प्रोविजन में चेंजेस करनी चाहिए बेल के लिए। तो ये कंडीशन लगाई दी गई थी। तो नेक्स्ट जो था वो पुलिस टॉर्चर एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ द अनेबल टू ट्रायल। द कोर्ट हैज़ कंडेम पुलिस ब्रूटली एंड टॉर्चर ऑन द प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स। जो कि प्रिजनर थे जो अंडर ट्रायल एक्यूज थे उनसे पुलिस मशीनरी से उन्हें टॉर्चर हो रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। सेकंड था लॉन्ग प्री ट्रायल कन्फाइनमेंट। thousands of the accused is waiting for their trial in jail. The court order to release them immediately who were under trial prisoners and were in jail for the period longer than the punishment which couldn't have been awarded to them. The punishment were given to them for the offense committed by them। तो ये बहुत सालों से जो प्रिजनर जो जेल में बंद थे उन्हें रिलीज कर दिया जाए, जो कि उनके पर्सनल फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो रहा है। उसके लिए लॉन्ग प्री ट्रायल इज कन्फाइनमेंट। जो कि लॉन्ग प्री ट्रायल चलता है वो जो उसे उसके राइट का ब्रीच हो रहा है, इसके लिए इस केस में बताया गया था। और थर्ड जो था तो मोर क्रिमिनल कोर्ट। तो इसमें बहुत सारे क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने को कहा गया था कि जो कि स्पीडी ट्रायल के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमारे कोर्ट सिस्टम बहुत ही कम हो रही थी, जो कि केस बहुत ही पेंडिंग इस ट्रायल की वजह से हो रहे थे और बहुत ही दिनों तक केस चल रहे थे। वो कम करने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू मोर क्रिमिनल कोर्ट्स टू क्लियर क्रिमिनल केसेस विद इन 3 ईयर। तो ये जल्दी से केस 3 साल में मिटाने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट इस्टेब्लिश करने को के ऑर्डर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें नेक्स्ट जो था केस रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ईयर 1983 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जो कि ये लैंडमार्क जजमेंट है। जो जिस केस में फर्स्ट टाइम किसी एक्यूज को कंपेंसेशन ग्रांट किया था। In the above case, in a writ petition for habeas corpus, the court awarded damages to the petitioner against the state for breach of his right of the personal liberty guaranteed by Article 21, as he was kept in jail for 14 years, even his acquittal by a criminal court। उसको एक्विटल होने के बाद भी जेल में रखा गया था 14 ईयर। तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था, पर्सनल लिबर्टी का वो वायलेशन हुआ था। उसके लिए उसे कोर्ट ने गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देने को कहा था रुदल शाह को। और द फॉलोइंग राइट आर द कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 में कुछ ऐसे राइट है जो कि इसमें इंक्लूड है, जो कि डिस्प्ले नहीं होते लेकिन वो इंक्लूड है, जो कि राइट टू लिव एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसमें केस लॉज है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
In the above case, it was held that the non-payment of minimum wages to the workers employed in various acid projects in Delhi was a denial to them their right to live with basic human dignity and violation of the Article 21 of the Indian Constitution. तो ये जो मिनिमम वेजेस वर्कर के लिए देना ज़रूरी था वो नहीं दे रहे थे, उसके लिए ये केस इम्पोर्टेंट है, जो कि उनका जो राइट टू लाइफ एंड बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो कि आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा था, उसके अगेंस्ट में केस है। सेकंड जो केस था वो राइट टू लाइवलीहुड का, जो कि बेसिक नीड है। वो केस था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस केस में कहा था कि दैट द राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में ही ये राइट टू लाइवलीहुड इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट जो था राइट टू प्राइवेसी का, आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। In the case of held that the right to privacy is a fundamental right within the meaning of Article 21. A citizen has right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, motherhood, childbearing, and education, among other matters. None can publish anything concerning the above matter without his consent, truthful or otherwise. If he does so, would be violating the right to personal concern, would be liable in the action for damages. तो ये किसी के भी पर्सनल राइट जो पर्सनल है, उनका जो सीक्रेट है, जिसकी फैमिली है, मैरिज है, मदरहुड है, चाइल्ड है, उनके एजुकेशन के बारे में है, उसके अगर कोई पर्सनल राइट को हार्म होती है तो उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और उसके अगेंस्ट में हम डैमेजेस मांग सकते हैं जिसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है। तो इस केस में बताया गया था। तो राइट टू मेडिकल केयर नेक्स्ट जो है उसमें परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू मेडिकल केयर को बताया गया था। उसमें कहा गया था कि इन द अबव केस इट इज हेल्ड दैट द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल डॉक्टर्स वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू एक्सटेंड मेडिकल एड टू द इंजर्ड इमीडिएटली टू preserve life without waiting legal formality to be compelled to by police under CRPC Article 21 case of obligation on the state of preserve life। तो अगर कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है उसकी लाइफ बचाने के लिए। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन के लाइफ को बचाने के लिए डॉक्टर को ये ज़रूरी है, कोई भी हो, प्राइवेट हो या कोई गवर्नमेंटल डॉक्टर्स हो, ऑल डॉक्टर के लिए उनकी ड्यूटी है, बाइंडिंग है, कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसको जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट देने की। इसका राइट टू मेडिकल केयर ये बस फंडामेंटल राइट है हमारा। नेक्स्ट जो था राइट टू डाई नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो जो सेक्शन 309 जो कि कमिट टू सुसाइड है, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड जो करते हैं वो उनके बारे में एक केस था जो कि ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में हमारे जीने का अधिकार है लेकिन हमारे मरने का अधिकार नहीं दिया है। तो ये एक केस लॉज है चिन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इसमें कहा गया था कि इन द अबव केस इट वाज हेल्ड दैट द राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 एंड हिंस सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 309 जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे हमें राइट टू लाइफ का राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू डाई का भी होना चाहिए। तो ये इस केस में बताया गया था कि राइट टू डाई इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसके लिए हमारे आईपीसी में 309 के तहत जो पनिशमेंट दी जाती है जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था। तो राइट टू एजुकेशन और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में ये इंक्लूड कर दिया गया है कि हर पर्सन का एक राइट टू एजुकेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 has added a new Article 21 subclause A after Article 21 and has made education for all children of the age of 6 to 14 a fundamental right. It provides that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 year in such manner as the state may by the law determine। तो ये इस आर्टिकल 21 के तहत हमारे राइट टू एजुकेशन को डिस्कस किया था जो कि इसमें 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ये आर्टिकल 21 सब क्लॉज ये ऐड कर दिया गया था कि जो कि हर चिल्ड्रन का राइट है कि ये जो 6
से 14 साल तक के जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, उनको राइट टू एजुकेशन लागू होना चाहिए और ये उनका राइट है। इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके तहत और भी कुछ फंडामेंटल राइट है जिसमें आर्टिकल 21 में इंक्लूड होते हैं। राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट टू गेट फ्री लीगल एड एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल 21 में राइट दिए हैं हर पर्सन के लिए। तो आई होप सो लाइक योर वीडियो, so like, share and subscribe. Thank you for watching video. Thank you.